वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा CSIR के पेपर 1 ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो है। CSIR के मोर देन 40 यूनिट्स हैं और इन सभी डिपार्टमेंट के तरफ से, इन सभी यूनिट के तरफ से हर साल लगभग रिक्रूटमेंट आते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी का बात किया जाए तो CSIR की तरफ से आता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम होता है क्योंकि ये साइंटिफिक एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें वैकेंसी कम होता है, लेकिन इन नौकरी बहुत अच्छे होता है और जो स्टूडेंट्स सही में अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, उसका मेंटल प्रिपरेशन भी अच्छे होते हैं, उन्हीं स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में डिप्लोमा स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं और टेक्नीशियन पोस्ट में ITI स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। दोनों पोस्ट के एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। आपका टोटल इसमें 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ओके, तो टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन दोनों के लिए आपका सेम होता है। तो इसमें देखिए, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ रिटेन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और आगे जाकर मैं क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करूंगा। ओके, तो देखिए, फॉर दिस पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन में जितने भी पोस्ट के वैकेंसी पब्लिश होता है, सबका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ओके, पेपर 1 आपका ओनली क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स आपका जोड़ा जाता है और उसी से आपका मेरिट बनाया जाता है। ओके, और ये जो पेपर 1 के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये भी देखिए पहले से कोई निर्धारित नहीं होता है। जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते फिर रिटन एग्जामिनेशन देते हैं, तो सिलेक्शन कमेटी ने तब जाके डिसाइड करते कि इतना परसेंटेज को क्वालिफाइंग मार्क्स रखो, उस हिसाब से हमें कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि एक पोस्ट अगर है उसमें 5 कैंडिडेट या लगभग 10 कैंडिडेट्स, कुछ रेशियो में आपको बुलाएगा, जो क्वालिफाई करेगा सबको नहीं बुलाएगा। ओके, तो पेपर 1 को भी बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। आप अगर ओनली क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स का ये तो कोई ऑफिशियली नहीं दिया गया है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स तब सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड करते हैं। ओके, तो पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। अगर टेक्निकल असिस्टेंट का बात किया जाए तो इसमें देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 200 होता है। ओके, और टेक्नीशियन में टोटल क्वेश्चन कितना होता है? 150 होता है। लेकिन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दोनों में ही होता है। अब देखिए कहां अंतर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो पेपर 1 होता है उसके लिए 1 घंटा टाइम दिया जाता है, उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। और आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ऑफिशियल CSIR का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो इसमें क्या क्या रहता है? इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपके साधारण बुद्धिमत्ता, इसमें उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ से क्वेश्चन रहता है। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट। सिचुएशनल जजमेंट में आपको पूछा जाएगा अगर ये सिचुएशन आता है तो तब क्या आप राइट डिसीजन लेंगे, आपके हिसाब से क्या राइट डिसीजन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का पेपर डिस्कशन करने के बाद पता चल जाएगा। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी पेपर 1 जो रहता है, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी पेपर 1 आपका सेम रहता है। दोनों का पेपर भी आपका कॉमन होता है। इसमें भी वही 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स के पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। सेम टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों के पेपर 1 सेम होता है। पेपर 2 भी दोनों का सेम होता है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी सेम होता है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स और ITI दोनों के लिए सेम होता है। जनरल अवेयरनेस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन। इधर हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाता है, इधर 75, इधर 75, और हर एक गलत आंसर होने पर आपका 1-1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो इधर टोटल कितने मार्क्स हुआ? तो 150 इधर हो गया। ओके,
टेक्नीशियन वालों के लिए भी सेम है। पेपर 2 में आपको वैसे ही 30 मिनट टाइम दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन आएगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के। और इंग्लिश आपको बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस भी बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ इंग्लिश से पूछा जाएगा। वोकाबुलरी से आपका काम नहीं चलेगा, ग्रामेटिकल आपका नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। और 3 मार्क्स एक एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो इसमें 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा एक गलत आंसर होने पर। तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंट से टेक्नीशियन वालों का पेपर 3 में सिर्फ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पेपर 3 देखिए, इधर आपके 90 मिनट्स टाइम दिया जाता है, उधर भी आपको बता देते हैं कितना टाइम देते हैं। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट से अपना, अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, 300 मार्क्स का पेपर होगा, और एक गलत आंसर होने पर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। और टेक्नीशियन वालों के लिए इधर आपको 50 क्वेश्चन ओनली पूछे जाते हैं। मार्क्स क्राइटेरिया वही रहता है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, एक गलत आंसर होने के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला कि पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को मिलाकर मेरिट बनाया जाएगा। तो पेपर 3 में ITI स्टूडेंट्स को 1 घंटा टाइम दिया जा रहा है, और टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा स्टूडेंट्स को 1.5 घंटा टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि उधर 100 क्वेश्चन और इधर ओनली 50 क्वेश्चन है। तो देखिए टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए मेरिट आपका कितने में से बनेगा? 150 और इधर 150, तो 300 में से आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जितने भी मार्क्स आपका आएगा, क्योंकि इधर 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 पेपर 2 में 150 और पेपर 3 में 150, 300 में से आपका मेरिट बनेगा। और टेक्निकल असिस्टेंट वालों का इधर 300, पेपर 3 में 300 और पेपर 2 में आपका 150। तो पेपर टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 450 में से मेरिट बनेगा। सिर्फ इधर ही डिफरेंस होता है, पेपर 3 में डिफरेंस होता है, क्योंकि पेपर 3 सबका अलग अलग है। टेक्नीशियन में भी फिटर का क्वेश्चन अलग होगा, फिटर ट्रेड का क्वेश्चन अलग होगा, मशीनिस्ट का अलग होगा, इलेक्ट्रीशियन का अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होगा, कोपा का अलग होगा। वैसे ही टेक्निकल असिस्टेंट में मैकेनिकल का जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग होगा, सिविल के लिए अलग होगा। तो क्लियर हो गया है। तो टेक्निकल असिस्टेंट वालों का पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के बेसिस पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। वो 450 मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा। टेक्नीशियन स्टूडेंट्स को 300 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा। जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा सिलेक्शन आप ही का होगा। ओके, तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों के लिए सेम पेपर होता है। ओके, इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 का जो CSIR का पेपर 1 ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें 50 जो क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट से पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए डिप्लोमा किए है, आप ITI किए, इतना मिनिमम लेवल के क्वेश्चंस तो आपको आना चाहिए, लेकिन इधर स्क्रीनिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स बताया नहीं जाता है। तो 50 में से जितना हो सके, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, जितना हो सके ज्यादा क्वेश्चंस आपको सही करना होगा। ओके, तो आज ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये चीज मैं आपको समझा दिया हूं, अब मैं निश्चिंत हूं आगे जाकर पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। वेट, देखो एक्चुअली टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा और टेक्नीशियन ITI के लिए पेपर 1 और पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कॉमन पेपर बनेगा। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको बहुत अच्छा से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आपको बहुत अच्छा से पढ़कर जाना पड़ेगा। रीजनिंग पढ़ना है, सिचुएशनल जजमेंट आपको पढ़ना है, एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। और फिर देखिए आपको इंग्लिश एकदम बेसिक से आपको अपना आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस, वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, क्लॉज, उसके बाद डिग्री, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छा से पढ़कर जाना पड़ेगा। फिर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब चीज़ इंग्लिश में बहुत अच्छा से ग्रामेटिकल पोर्शन को पढ़कर जाना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन आपका रहेगा। ओनली वोकाबुलरी रट्टा मारने से आपका नहीं होगा, वोकाबुलरी भी तो आपका आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी आपके आएगा, लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन भी बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट
इन दोनों पोस्ट के लिए पेपर तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 सेम होता है, इसीलिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। कहाँ पे मिलेगा? टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा मोबाइल ऐप है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं। अब जब भी वीडियो देख रहा है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करिए। कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाया जाएगा। क्योंकि देखिए CSIR में जो स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, उस स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता सर मैं कहाँ से पढूं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि CSIR का काफ़ी सारा यूनिट्स के पेपर मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन आपके पास नहीं है। और यूट्यूब पर अगर आप ढूंढेंगे भी सिर्फ मेरा ही वीडियोस मिलेगा, देखिएगा मैं ही इन पेपर का डिस्कशन करता हूं। और ये पेपर छोड़ के भी मेरे पास और भी पेपर्स हैं, और सब पेपर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो सब डिस्कशन हमारा क्रैश कोर्स में कंप्लीट रहेगा। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट का कंप्लीट टेस्ट आपका कंप्लीट वीडियोज रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर्स आपका रहेगा। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश का आपका एकदम ग्रामेटिकल लेक्चर सब कुछ कोर्स में आपको मिल जाएगा। इसीलिए इन रिक्रूटमेंट में जब भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं समझ ही नहीं आते कहाँ से पढूं, क्या पढूं, कहाँ से प्रिपरेशन करूं। आप बोलते कि मॉक टेस्ट लॉन्च कर दीजिए। मॉक टेस्ट से पहले काम आपका नहीं होगा। इसे आपको कंप्लीट शुरू से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर जिस तरह से आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा वो आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत इजी आपको लगेगा। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप जुड़ना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप कभी भी ऐप में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, वेट देखो, इधर OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अभी कुछ जगह में CSIR का कुछ यूनिट में CBT एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है, लेकिन पेपर का लेवल आपका सेम ही रहता है क्योंकि CSIR खुद पेपर कंडक्ट करते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो आपका पेपर 1 में होता है, इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है। आपका 50 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपका रहता है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100। ओके, अब देखिए ये आपका बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट। इधर आपका अपना रोल नंबर लिखना होता है। ओके, और इधर लिखा भी है नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। और पूरा इंस्ट्रक्शन अगर हम बताने जाए तो काफी टाइम लग जाएगा पेपर डिस्कशन करने में, इसीलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन शुरू करते हैं। मेंटल एबिलिटी प्रश्नपत्र मानसिक क्षमता। ओके, इसके लिए 1 आवर टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और टोटल मार्क्स आपके 100, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इधर आपका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट दिया, जैसे CBT में दिया रहता है उसी तरह से इधर भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। वेट, काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रिपरेशन जब आपको करना पड़ेगा, बेसिक से एडवांस तक आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कम पोस्ट है, स्टूडेंट्स इतना अच्छे डिपार्टमेंट पर जॉब करना भी चाहते हैं, क्योंकि इधर सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है, तो ये बहुत अच्छे एक चीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। तो देखिए, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब आपके पॉलीगन है, इसका साइड्स होते हैं, लेकिन सर्किल पॉलीगन नहीं होते हैं और इसका कोई साइड भी नहीं होता है। लेकिन इसीलिए इन 4 ऑप्शन में से भिन्न ऑप्शन कौन सा है, ये आपका सर्किल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आपको क्या पूछा जा रहा है, इधर आपको पूछा जा रहा है कि इस सीरीज का अगले नंबर क्या आपका होगा, 2, 5, 10, 17, इसके बाद आपका क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इसमें गैप देखते हैं तो इधर क्या हुआ, 3 गैप हुआ, फिर इधर देखिए आपका 5 गैप हुआ,
फिर इधर देखिए आपका 7 गैप हुआ। एक्चुअली 3 5 7 ये आपका किस तरह से बढ़ रहा है। 3 के बाद 2 अगर हम ऐड करते तो 5 हुआ, 5 के बाद अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आपका 7 हुआ, 7 के बाद अगर हम 2 ऐड करते तो आपका क्या हो जाएगा 9, तो 17 प्लस 9 आपका क्या हो जाएगा 26 आपका हो जाएगा। या अगर हम इस तरह से देखते हैं, ये आपका देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, क्योंकि 3 5 इधर आपका 7 के बाद आपका ऑड नंबर कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 17 प्लस 9 आपका 26 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे n स्क्वायर प्लस 1, तो n का वैल्यू अगर हम लोग 1 मान लेते 1 स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 2, n स्क्वायर प्लस 1 तो n का वैल्यू अगर हम लोग 2 मान लेते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका हो जाएगा 5, फिर n स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका 10 हो जाएगा, फिर n स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका हो गया 17, फिर देखिए n स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 राइट आंसर हो गया है। ओके, क्लियर हो गया। तो दोनों तरफ से हो रहा है, तो देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से भी हो रहा है, और 3 के साथ अगर 2 हम लोग ऐड करते तो 5, 5 के साथ 2 अगर हम लोग ऐड करते 7, 7 के बाद 2 अगर हम लोग और जोड़ते तो आपका 9 हो जाएगा, तो 17 प्लस 9 26 हो जाएगा। ओके, देखिए कोर्स में रीजनिंग का क्लास, इंग्लिश का क्लास, जनरल और आपका मैथ के क्लास मैंने प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ जनरल नॉलेज का क्लास मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए अलग अलग टीचर है, जैसे जो आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएगा वो आपके अभी आईआईटी खड़गपुर में अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स परसुइंग कर रहा है, तो उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने का बाद वो राजी हुआ है और आप लोगों को रीजनिंग बहुत अच्छा से समझाएगा। बहुत अच्छा टीचर भी है, एकदम शांत स्वभाव के टीचर है, धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ रीजनिंग में आपको सिखाएगा, और रीजनिंग इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंग्लिश जो मैम आप लोगों को पढ़ाएगी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाती है, और वही मैम आपको मैथ भी पढ़ाएगी, तो बहुत अच्छे से मैम उसी मैम 10th 11th 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाती है, ICSE CBSE एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाती है, तो मैम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा से क्लास प्रोवाइड करेगी, मैंने देखा, और वो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों का क्लास कंडक्ट करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर काफी इजी है। इफ मैंगो इज कोडेड एज NBOPP, हाउ इज एप्पल कोडेड? कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपको बहुत अच्छा से सीख कर जाना पड़ेगा। इसमें देखिए अगर हम देखते मैंगो को किस तरह से कोडिंग किया है, तो M का बाद होता है N, A का बाद होता है B, N का बाद होता है O, फिर देखिए इधर थोड़ा सा ये लोगों ने ना मिस्टेक कर दिया, G के बाद ये P कर दिया, तो अगर हम देखते तो टोटल गैप कितना होता है G H I J K L M M, टोटल इसमें 8 गैप हो रहा है। O के बाद देखो P, एक्चुअली बाद का लेटर ही हुआ है, तो एप्पल को भी अगर हम लोग लिखते हैं ना तो A का बाद होता है B, ठीक है, P का बाद होता है Q, P का बाद होता है Q, L का बाद होता है M और E का बाद होता है F, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आंसर की में भी ए को राइट आंसर माना है, लेकिन इधर जो जी दिया है ना, ए जी के बाद आपका एच होना चाहिए, लेकिन पी इधर कर दिया है, ए आपका गलत हो गया। एक्चुअली MNGO इधर आपका क्या हो जाएगा GH, एक्चुअली ए होना चाहिए था, क्योंकि जो भी है उसके अगले लेटर को इसमें लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच नंबर इज मिसिंग फ्रॉम द सीरीज? तो देखिए इस सीरीज में से कौन सा नंबर मिसिंग है या अगले नंबर क्या होगा, तो देखिए 1 4 9 16, तो अगर हम लोग गैप देखते 3, इसके बाद आपका 5, इसके बाद आपका 7, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर आप लोग 9 करते हैं ना तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, ये भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि कंसेक्यूटिव आपका ऑड नंबर है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए 1 स्क्वायर, उसके बाद आपका 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर,
4 स्क्वायर आपका 16, उसके बाद 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर मतलब आपका 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से भी आप कर सकते हैं और ऐसे इस तरह से स्क्वायर करके भी आप कर सकते हैं, इसीलिए 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी सिंपल पूछे जाते हैं। Which of the following does not belong to the group? निम्नलिखित में से कौन सा समूह में से संबंधित नहीं है? तो देखिए, डॉग, कैट, फिश, कार। तो देखिए ये जो आपके डॉग, फिश, कार, इन सब का एक क्या है, लिविंग चीज है, सबके अंदर जान है, लेकिन कार क्या है, एक आपका वस्तु है जो एक नॉन लिविंग चीज है, इसीलिए ये आपका कार राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका ग्रुप दिया है ना, ये सब आपको देखिए इन सब के अंदर जान है, डॉग, फिश, कैट, लेकिन कार ये आपका क्या है, वस्तु है, इसीलिए कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस ग्रुप से वो अलग है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ के एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, इफ ए कार मूव्स 120 मीटर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसमें बोला यदि एक कार 10 सेकेंड में 120 मीटर यात्रा करती है तो उसकी मीटर प्रति सेकेंड गति कितनी होगी, मीटर प्रति सेकेंड गति कितनी होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको बोल दिया 120 मीटर और टाइम दे दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर आप काटते हैं तो आपका हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा आप प्रिपरेशन अच्छा से करके जाए, एडवांस लेवल पे करके जाइए, ताकि आपको ये सब चीज देख के इजी लगे। अब देखिए ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा सिद्धांत आपका सही हो रहा है। इस इक्वेशनल आपका जजमेंट है, आपका हिसाब से एक क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी आपके हिसाब से आपको नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी का हिसाब से एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। जब भी आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन दिया जाता है, वो अपने हिसाब से कभी नहीं सोचना होता है, वो जो कंडक्ट कर रहा है एग्जामिनर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, और जो भी चीज दिया है क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंक्लूजन एंड डेफिनेटली विथड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, कथन दिया, इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेलियर इन एग्जामिनेशन। अब जानते हैं कि इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता परीक्षा में असफलता का कारण होते हैं। ओके, अगर आप इरेगुलर है तो एग्जाम में आप फेल होंगे। सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम। तो देखिए बोला है कुछ नियमित शिष्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो देखिए कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स भी फेल हो जाता है। ऐसे तो जो इरेगुलर स्टूडेंट्स है वो एग्जाम में फेल होते ही है, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल होते हैं। तो सिद्धांत क्या क्या दिया है, ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर। जितने भी फेल किया हुआ स्टूडेंट्स है सब रेगुलर है। देखो रेगुलर स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स फेल होता है, लेकिन इसमें बोला ऑल फेल स्टूडेंट्स आर रेगुलर। जितना फेल्ड हुआ है सब रेगुलर नहीं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो फेल नहीं होता, कुछ ही कैंडिडेट, कुछ रेगुलर कैंडिडेट ही फेल होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो कंक्लूजन जो आपका वन है ये आपको सही नहीं लग रहा है। ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर। सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रेगुलर नहीं होते। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें आपको बोल दिया है कि सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम। कुछ ही रेगुलर स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल होता है, लेकिन देखिए ज्यादातर रेगुलर स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होता है। लेकिन इसमें बोला पास होता है मतलब वो सक्सेसफुल होता है। तो ज्यादातर रेगुलर स्टूडेंट्स पास होता है, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन इसमें बोला ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर। जितने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होता है वो रेगुलर ही नहीं है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत कंक्लूजन है, सिद्धांत गलत है। तो ये कंक्लूजन 1 भी आपका सही नहीं है, 2 भी आपका सही नहीं, बोथ कंक्लूजन भी सही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। दोनों ऑप्शन ही या दोनों कंक्लूजन ही बिल्कुल सही नहीं है। ओके, ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स
आर रेगुलर अगर बोलता तब भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ जो सक्सेसफुल हुआ है वो पास हुआ इसीलिए सक्सेसफुल है, इसीलिए वो रेगुलर है। ओके, तब हम लोग इसको कंक्लूजन 2 को राइट कर सकते थे, लेकिन ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगुलर, सॉरी, if all squares are rectangles and all rectangles are parallelograms, which of the following is true? वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है। देखिए वेन डायग्राम रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो एक रेक्टेंगल है, इधर एक स्क्वायर अगर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये समझ आ गया। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इस तरह का होता है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, ये भी आपका हो रहा है, तो ये हम लोग बना ली है। अब देखो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, बिल्कुल ऑल स्क्वायर्स पैरेललोग्राम आपका होगा ही, क्योंकि पैरेललोग्राम का अंदर ही आ रहा है। पैरेललोग्राम का मतलब होते हैं समांतर, ठीक है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर, सभी पैरेललोग्राम्स स्क्वायर होता है? नहीं होता है, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम है, क्योंकि देखो स्क्वायर पैरेललोग्राम का अंदर है, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? नहीं होता, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। ओके, सम स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, देखो सम स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम हो रहा है? सभी स्क्वायर तो पैरेललोग्राम का अंदर है, इसीलिए सभी स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसीलिए इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। स्क्वायर देखो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर का अंदर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वेन डायग्राम बहुत अच्छा से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकेंगे। रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Which is the smallest fraction? इनमें से कौन सा सबसे छोटा अंश है? तो देखो 4 ऑप्शन इसमें दिया है इस क्वेश्चन में। आप ऑप्शन टेस्ट करके आराम से इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 0.33 होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और, इसका कुछ और होगा, ये करने का जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग को चलाने से इस आंसर को आप 2 सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे? देखिए आपका मेन क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, तो कोई एक पार्ट को अगर 3 आदमी के बीच में बांटा जाए, कोई एक पार्ट को अगर 4 आदमी के बीच में बांटा जाए, कोई एक पार्ट को अगर 5 आदमी के बीच में बांटा जाए, कोई एक पार्ट को अगर 6 आदमी के बीच में बांटा जाए, तो इसमें भाग किसमें ज्यादा मिलेगा? सबको। तो 3 आदमी को इधर ज्यादा भाग मिलेगा, 4 आदमी में उससे थोड़ा कम मिलेगा, इधर उससे थोड़ा कम मिलेगा और इधर सबसे कम मिलेगा, क्योंकि इधर एक चीज को 6 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। इसीलिए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये आराम से आप लोग देख के इसका राइट आंसर लगा सकते हो। तो इतना आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। Which of the following is not a type of triangle? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोण का प्रकार नहीं है? देखिए स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, ओके, आइसोस्केलस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, एक्यूट एंगल, ये एक्यूट ट्रायंगल, ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, तो ये आपका ट्रायंगल का कोई भी पार्ट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, स्केलेन ट्रायंगल का हर साइड आपका अनइक्वल होता है, अलग अलग वैल्यू होता है। कोई अगर 4 हुआ, कोई साइड अगर 4 हुआ, एक अगर 7 हुआ, तो दूसरे आपका 5 हो सकता है। ये 4 अगर 7, ये आपका 5 होगा। तो सभी देखिए इसमें साइड जो है आपका अलग अलग होता है स्केलिंग ट्रायंगल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज एज ऑफ 19 बॉयज इन ए क्लास इज 21 ईयर। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेज टू 22 ईयर। व्हाट इज द टीचर्स एज? इसमें क्या बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ लीजिए। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत उम्र 21 साल है। अध्यापक की उम्र जुड़ने पर औसत बढ़कर 22 साल हो जाती है, तो अध्यापक की उम्र बताएं, ये क्या होगा? तो देखिए एवरेज चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक कॉमन क्वेश्चन है। 19 बॉयज की एवरेज
एज 21 ईयर्स, ठीक है। तो 19 बॉयज के टोटल एज कितना हो जाएगा? टोटल एज हो जाएगा 21 इंटू 19, टोटल कितना हो जाएगा? वेट, ये सब कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए डिस्कशन के टाइम। 21 इंटू 19, 399 ईयर, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, टीचर का भी एज इसमें जुड़ गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 19 प्लस 1, तो टोटल इतना 19 प्लस 1, तो टोटल 20 आदमी हो गए हैं। तो इसका एवरेज एज कितना बोल दिया है? एवरेज एज बोल दिया है, एवरेज एज अभी 22 ईयर्स हो गए। तो 20 लोगों के टोटल एज कितना हो जाएगा? 20 लोगों के टोटल एज कितना हो जाएगा? 22 ईयर इंटू 20, तो ये आपका हो जाएगा 440 ईयर्स, ठीक है। तो टीचर का एज अगर आपको निकालना है, तो टीचर का एज अगर आपको निकालना है तो ये देखो 20 आदमी के टोटल एज कितना है? 440, और 19 स्टूडेंट्स का कितना एज है टोटल? 399, तो इसको माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 41 ईयर्स आ जाएगा। तो टीचर का एज कितना आ जाएगा? 41 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन इन्वेस्ट ₹5,000 at 10% annum simple interest. What is the interest ended in 3 years? देखिए, एक व्यक्ति 5,000 रुपया का निवेश 100% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है, तो 3 वर्ष में उसे कितना ब्याज अर्जित होगा? ओके, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए बोला है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के बाद इस आदमी को। तो ये आप जानते फॉर्मूला क्या होता है? PTR/100। तो P मतलब प्रिंसिपल, इधर प्रिंसिपल आपका 5,000, T मतलब टाइम, 3 साल का टाइम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और नीचे 100। इसको अगर आप काटा काटी करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1500 रुपीज, ठीक है। तो 3 साल में सरल सूद कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन, 4 + 3 is equal to 25, 8 + 4 is equal to 80, देन 3 + 2 is equal to कितना होगा? किस हिसाब से देखो हो रहा है? 4 + 3 is equal to 25, 8 + 4 80, 3 + 2 क्या हो जाएगा? तो इसी का अगर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं ना, तो 4 स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर 9, तो तब जगह 25 हो जाएगा। इधर अगर स्क्वायर लगा देते 64 + 16 80 हो जाएगा। इधर भी अगर हम लोग स्क्वायर कर देते तो 9 + 4 तो 13 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस तरह से अपना दिमाग आपको फास्ट चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, रजनी इज सिस्टर ऑफ मोहन, ब्लड रिलेशन चैप्टर के क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें बोला रजनी इज सिस्टर ऑफ मोहन, मोहन इधर हम लिखते हैं, जब भी मेल होगा उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, और रजनी फीमेल है क्योंकि बहन है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक क्या है? ब्रदर सिस्टर रिलेशन है। मोहन इज मैरिड टू गीता, मोहन किसको शादी किया है? गीता को शादी किया है, तो गीता भी आपका लड़की है, तो इसीलिए माइनस से हम लोग इसे लिख रहे हैं। मोहन एंड गीता हैव ए डॉटर पिंकी, तो मोहन और गीता का डॉटर कौन है? पिंकी, तो पिंकी डॉटर, इसीलिए इसे भी हम लोग फीमेल है, इसीलिए माइनस से लिख दिए हैं। हाउ पिंकी इज रिलेटेड टू रजनी, इसमें क्या पूछा है ये आपको देखना पड़ेगा। पिंकी का रजनी से क्या संबंध है? तो पिंकी रजनी की क्या लगती है? तो ये आपका हो जाएगा निस, यानी कि भतीजी, क्योंकि भाई की, देखो रजनी की भाई कौन है? मोहन, तो भाई की बेटी भतीजी हो जाएगी, इसीलिए निस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए मैन परचेजेस ए कार फॉर ₹5 लाख एंड सेल्स इट फॉर ₹5,50,000, व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? तो इसमें बोला एक व्यक्ति एक कार 5 लाख रुपया में खरीदता है और 5,50,000 रुपया में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो, किसी ने अगर नया कार खरीदा है 5 लाख रुपया में, और वो जब बेच रहा है 5.5 लाख में बेच रहा है, तो
प्रॉफिट कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है, तो देखो 5 लाख में खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 5,50,000। ठीक है, 5,50,000। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपका हो गया 50,000। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, 2 2 1 2 3 1 2 3 तो 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इससे हम लोग अगर काटते हैं तो 10, तो 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10%। ओके, क्लियर हो गया 15 नंबर के क्वेश्चन का बी। हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15, 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो काफी सिंपल पेपर आपको लग रहा है ना। तो ये पेपर 1 आपका सिंपल होता है ज्यादातर CSIR का यूनिट के एग्जाम में, क्योंकि इधर मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका लिया जाता है, आपका बेसिक नॉलेज है या नहीं यही आपको चेक किया जाता है, इसीलिए इसका क्वालिफाइंग मार्क्स भी उतना कम नहीं जाता, इधर आपको ज्यादा ही मार्क्स लाना होता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर ₹400 which is a 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो देखो इसमें बोला एक दुकानदार 400 रुपया में एक वस्तु बेचता है जो लागत मूल्य पर 25% लाभ है। लागत मूल्य क्या होगा, तो एक दुकानदार जब 400 रुपया में बेच रहा है तो उधर उसका 25% का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो जाएगा। ओके, तो देखो 400 में जब बेच रहा है सेलिंग प्राइस, उसका प्रॉफिट कितना परसेंटेज हो रहा है 25% हो रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 25% इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपया आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखो ये हमारा क्या है प्रॉफिट 25%, तो ये हमारा 10% सॉरी 100 निकाल गया है प्रॉफिट, तो एसपी उसका क्या था 400 था और प्रॉफिट उसका क्या है अभी 100 हो गया, इसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 300, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 300 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। तो इसमें बोल दिया कि सेलिंग प्राइस 400 है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% मतलब क्या है, तो इधर आपका हो जाएगा 100 रुपया, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट ये आपका हो जाएगा 300 रुपया, इसका कॉस्ट प्राइस। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी गलती है, काफी मिस्टेक भी इसमें हुआ। एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स विड्थ। तो देखो कोई भी रेक्टेंगल आयताकार के एक होता है लेंथ और होता है ब्रेथ, उसी को हम लोग विड्थ कहते हैं, यानी कि चौड़ाई। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू आपका होता है एरिया। ठीक है, तो इसमें एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको बोला है, लेंथ बोल दिया 9 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटेगा तो ऊपर सेंटीमीटर रहेगा, तो 9 ये 8, तो ब्रेथ आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ तो 9 इंटू 8 72 हो जाएगा, तो 72 ही तो एरिया है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 8 सेंटीमीटर इसका विड्थ यानी कि चौड़ाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज 750, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। देखो 15 आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस 750 रुपया है, तो एक का कितना होगा प्राइस 750 डिवाइड बाय 15, तो 25 का कितना हो जाएगा 750 इंटू 25, नीचे आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो 5
15 75 तो 50 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 125, 1250। ठीक है, तो 1250 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड, पहले भी यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, मीटर पर सेकंड में आपको निकालने के लिए बोला था, अब किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए बोला है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस इसमें 50 किलोमीटर है, टाइम आपका टोटल कितना दिया 1.5, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिस करना है। हम वो स्टेज पार करके आ गया, आप सभी को करा रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना नहीं है, जल्दी जल्दी बताना है। तो 33.33 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए काफी फास्ट हम डिस्कस करें क्योंकि क्वेश्चन ही इतना इजी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो देखिए इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या है, 3, 6, 9, 12। उसके बाद क्या होगा, देखो 3 इंटू 1, फिर देखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, फिर 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 15, क्योंकि देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो 3 5 15, ये आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया है। ओके, चलिए देखिए बहुत अच्छा से आपको पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी करना है। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सही में हम CSR को तो फॉर्म भर रहे हैं, प्रिपरेशन भी हमें उतना अच्छा से करना है, तो आप लोग जरूर क्रैश कोर्स में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। इससे बहुत अच्छा से बहुत अच्छे लेवल तक आपको प्रिपरेशन करवाया जाता है। अगर क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट पूछा जाए तब क्या होगा, ये सब स्टेज तो आपको पार करके मिनिमम जाना पड़ेगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। इस सीरीज का नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ए का बाद सी 2 गैप, सी का बाद डी 2 गैप, ई का बाद जी 2 गैप, जी का बाद क्या हो जाएगा EFG HI 2 गैप, अगर हम लोग करते तो आई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए क्लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा घड़ी का हिस्सा नहीं है। देखो डायल घड़ी का हिस्सा होता है, मिनट हैंड, आवर हैंड होता है, लेकिन बैटरी एक घड़ी का एक्चुअल हिस्सा नहीं है, एक एक्सटर्नल पार्ट है, चलाने के लिए लगाना होता है। लेकिन घड़ी का अगर पार्ट का बात किया जाए तो डायल, मिनट का सुई और घंटे का सुई, ये सब ऑप्शन सही है, लेकिन बैटरी आपका गलत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो देखिए इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। एक्चुअली देखो एक क्वेश्चन हमने पहले किया, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पता नहीं पेपर को किस तरह से बनाया गया है। अगर आप करना भी चाहते मैं करा देता हूं। ये 3 गैप, ये 5 गैप, ये 7 गैप, उसके बाद 9 गैप, यानी कि 26 होगा। ओके, अगर आप ये भी करना चाहते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि n स्क्वायर प्लस 1 जैसे बताया था, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 26 आपका हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य है, कौन सा ऑप्शन अन्य है। तो ऑड वन आउट से काफी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लायन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड। तो देखो एलिफेंट सिर्फ इस 4 ऑप्शन में से अलग है, क्योंकि लायन, टाइगर, लेपर्ड ये सब कार्निवोरस है, कार्निवोरस यानी कि ये सब मांस खाते हैं। लेकिन एलिफेंट क्या है, हर्बीवोरस है, ओनली ये आपका क्या है, साग सब्जी यही सब खाता है, हर एक चीज खाता है। लेकिन देखो लायन, शेर, बाघ, तेंदुआ ये सब क्या होता है, मांस खाने वाला प्राणी होते हैं। ओके, इसीलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका अलग है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो देखो एक क्वेश्चन आपको पहले पूछा गया था, इसका स्टेटमेंट पहले दिया होता है, उसके बाद ये देखो कंक्लूजन आपको करना होता है। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, उसमें मैंने बोला था कि शायद ऑप्शन ए राइट बोला था, 26 का ए ही राइट था ना, तो उसमें हाँ उसमें मैंने बोला था कि देखो स्क्वायर सबके अंदर हो रहा है, पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर है, तो जितना भी स्क्वायर है सब आपका पैरेललोग्राम है, यानी कि सभी वर्ग
पैरेललोग्राम भी आप बोल सकते हैं, या सभी वर्ग आपका रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल का अंदर स्क्वायर था तो जितना भी स्क्वायर है सब आपका रेक्टेंगल होगा। ओके, लेकिन जितना रेक्टेंगल था वो सब स्क्वायर नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ साम रेक्टेंगल से आपका स्क्वायर होगा। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नों शब्दों को, उनके शब्दों को उसमें क्रम में लगाएं। तो डिक्शनरी में क्या होता है, जो आगे का लेटर है वो आगे हमेशा वर्ड रहता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखते तो ओ सब में है, ठीक है, ओ के बाद आर भी सब में है, ओके, आर के बाद देखो जी है, जी जी, तो जी के बाद तो आई आता है ना, जी एच आई, तो ये दो देखो आर के बाद आई है, तो ये दो आपके इन तीन के बाद होगा। ओके, इन तीनों में से हम लोग देख लेते कौन पहले आता है। तो जी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो देखो ये आपका कंप्लीट हो गया, इसीलिए आपका पहले रहेगा। ओके, इसके बाद देखो आई आई, उसके बाद सी, सी पहले रहता है, इसीलिए ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया है। और इसमें देखो ओ आर आई, तो आपका क्या है, ई पहले रहता है, ई के बाद ई एफ जी, तो ये आपका चौथे में होगा, ये आपके 5वां में होगा, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जो लेटर पहले रहेगा वो वर्ड भी आपका पहले रहेगा, इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आप देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछे जा रहा है, मैथ का क्वेश्चन है। इफ 7 spiders make 7 webs in 7 days, then 1 spider will make 1 web in how many days? अगर 7 मकड़ियां 7 जाले 7 दिन में बनाती है तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? तो इसके लिए देखिए मैंने एक फॉर्मूला बोला था, M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपन W2। इस फॉर्मूला से ये सब 3 चीज आपको दिया है ना, 3 4 चीज भी अगर आपका दिया है तब आपका हो जाएगा। तो इसमें देखो मेन दिया है, एम मतलब मेन, तो इसमें मेन अगर हम देखते तो 7 स्पाइडर को अगर हम लोग मेन मान लेते, ठीक है। डी इसमें क्या बोला है, 7 दिन बोला है। वेब, वेब आपका क्या है, ये आपका वर्क है, इसीलिए आपका नीचे आ जाएगा। तो इसमें टाइम का कोई काम ही नहीं, कितने घंटे का इसमें बोला नहीं, जो जो बोला रहेगा वही हम लिखेंगे। अब देखो मेन इसमें बोला है, इसमें 1 है, और इसमें डे आपको निकालना पड़ेगा, डे आप D2 आपको निकालना पड़ेगा, और काम कितना बोला 1 वेब बोल दिया है। तो इधर एक्चुअली वैल्यू तो आपको 1 ही होगा, ठीक है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा 7, तो 7 इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं D2। तो दिन कितना आपका, सॉरी 7, हाँ, तो ये आपका कितना हो गया, तो D2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। तो 7 दिन टाइम लगेगा। अगर 7 मकड़ियां आप 7 जाले 7 दिन में बनाती तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, तो 7 दिन में बनाएगी। ऑप्शन नंबर 28 आपका हो जाएगा सी, तो 7 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से आपका सब कुछ हो जाएगा। इधर देखो मेन का जगह आपका स्पाइडर होगा, इधर डे भी दे दिया है, टाइम का कितने घंटा टाइम दिया नहीं दिया, इसलिए उसको हम लोग दोनों तरफ से हटा दिए। वर्क इसमें कितना काम किया 7 वेब, इधर कितना काम किया 1 वेब, तो एक आपका हो जाएगा। इसमें एक ही स्पाइडर, इसीलिए 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूला से आप लोग इस क्वेश्चन को, इससे भी बड़ा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इफ ऑल पेंसिल्स आर पेन, देखो सभी पेंसिल्स, ये सब पेंसिल्स सभी पेंसिल्स पेन है, ओके। ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन्स बुक्स है। Which of the following is true? तो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑल पेंसिल्स आर बुक, जितना पेंसिल्स है सब बुक है, बिल्कुल सही है, ओके। ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, सभी बुक्स पेंसिल्स कैसे होगा, लेकिन सभी पेंसिल्स बुक्स होगा, ठीक है, क्योंकि देखो बुक्स में कुछ ही जगह में पेंसिल्स है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सभी पेंसिल्स बुक्स हो सकता है, लेकिन सभी बुक्स पेंसिल नहीं होगा, ये आपका गलत है। सम पेंसिल्स आर बुक्स, सम पेंसिल्स कैसे बुक्स होगा, सभी पेंसिल्स तो देखो बुक्स के अंदर है, इसलिए सभी पेंसिल्स बुक्स होगा। ऑल पेंसिल्स बुक्स होना चाहिए, जैसे पहला ऑप्शन में देख लेंगे सम पेंसिल्स बुक्स नहीं होगा, ये गलत दिया है। नो पेंसिल्स आर बुक्स, कोई पेंसिल बुक नहीं है,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि बुक के अंदर ही आपका है, तो सभी पेंसिल्स बुक से, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझना पड़ेगा, देखो बुक के अंदर ही आपका पेंसिल है, सिर्फ कुछ जगह में पेंसिल से, इसीलिए सभी बुक्स पेंसिल नहीं है, लेकिन सभी पेंसिल देखो जितने भी पेंसिल है वो आपका बुक हो गए, क्योंकि वो आप बुक के सर्कल के अंदर है। ओके, तो ये वेन डायग्राम चैप्टर के क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 29 का ये थे ना, हाँ बिल्कुल। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज CAT, cat is written as DBU, how dog is written in the same code। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के क्वेश्चन। C का बाद देखो D, A का बाद B, T का बाद U। ओके, तो डॉग के बाद डॉग का क्या हो जाएगा? EMNOPGH, EPH, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, ए पर्सन वॉक्स at 5 km for 2 hours and 6 km for 3 hours। Sorry, a person walks 5 km per hour for 2 hours and then 6 km per hour for 3 hours। What is his average speed? देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति 2 घंटा के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और फिर 3 घंटे के लिए 6 घंटा प्रति घंटे की गति में चलते हैं, उसके औसत गति क्या होगी? तो एवरेज एज आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखो, इसमें स्पीड दिया है, इसमें टाइम भी दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ओके, तो इधर देखो स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 2 घंटा, और आवर कट जाएगा तो 10 किलोमीटर। पहले 2 घंटे में 10 किलोमीटर उसने तय किया है। और नेक्स्ट में देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो इधर स्पीड आपका 6 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर, तो आवर आपका कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर। तो पहले 3 घंटे में 18 किलोमीटर चला है। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला पता है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 प्लस 18, ये आपका हो जाएगा 18 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 घंटा प्लस 3 घंटा, तो 2 घंटा प्लस 3 घंटा 5 घंटा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग करते हैं तो 18/5 क्या हो जाएगा? 3.6। ये सॉरी, ये 28 होगा, 28 होगा, सॉरी। कैलकुलेशन में देखो मैं गलती कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताना चाहता हूँ। 5.6 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानना चाहिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 18, तो ये आपका 28 हो गया, और टाइम है 2 घंटा प्लस 3 घंटा 5 घंटा, तो 5.6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा इसके एवरेज स्पीड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पेंटिंग टू ए मैन राम सेड। तो इधर ये पॉइंटिंग हो जाएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें पॉइंटिंग होता है। पॉइंटिंग टू ए मैन राम सेड हिज सन रमेश इज द ग्रैंडसन ऑफ एनी मदर। देखिए ये आपका माई मदर होगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। मैन इज, राम ने एक व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए कहा, इसका बेटा रमेश मेरी माता का पोता है। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति मतलब जिसे पॉइंट करके दिखा रहा है ना, वो व्यक्ति कौन है? तो हम मान लेते हैं कोई एक फोटो है, फोटो फ्रेम में किसी आदमी का फोटो है। ओके, तो इसको दिखाकर बोल रहा है इसका सोन का नाम क्या है? रमेश। ठीक है, इज द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ओके, तो ऑफ माई मदर तो राम। ठीक है, राम के मादर, ठीक है, तो ये आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी आपका प्लस होगा। तो इसमें बोला है मैन इज, तो ये मैन राम के कौन है? तो यही तो बोला है ना कि राम ने एक व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए कहा, तो इस व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए कहा, इसका बेटा रमेश
मेरी माता का, मेरी मतलब राम के माता का पोता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति राम का कौन है, तो वो व्यक्ति राम का, देखो राम के मादर ये है, राम इधर है, तो इसका बोला है पोता, सॉरी इसका बेटा, तो राम के मादर के पोता हो जाएगा। तो राम के साथ इसका क्या संबंध होगा, इस मैन का, ये राम के भाई हो जाएगा, ठीक है। तो राम्स ब्रदर, राम का भैया, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राम के भी जो माँ है, इसके भी, इस मैन का भी वही माँ है, ठीक है। तो इसका बेटा रमेश राम के मादर का क्या लग रहा है, पोता हो रहा है। तो राम के साथ इस व्यक्ति का क्या संबंध है, ये राम के भाई है, ओके। तो इस तरह का जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए इसे बहुत अच्छा से आपको समझ कर ही करना होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द पीस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द न्यू प्राइस इफ द ओरिजिनल प्राइस इज 500 रुपीज। तो देखिए इसमें बोला यदि किसी वस्तु की कीमत 20% की वृद्धि होती है, तो यदि मूल्य 500 रुपया थी तो नया कीमत क्या होगी। तो देखिए ओरिजिनल प्राइस 500 रुपया था, अब बोला 20% का वृद्धि हो गया है, तो 500 का 20% क्या हो जाएगा, 20/100। तो इसको अगर आप काटते तो ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो अभी नया प्राइस क्या हो गया, पहले 500 था, अभी 20% यानी कि 100 रुपया बढ़ गया, तो ये आपका 600 हो जाएगा। अभी नया प्राइस आपका 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डायरेक्शन, ए प्रिंसिपल एंड ए सेट ऑफ फैक्ट्स आर गिवन, फाइंड द अप्रोप्रिएट आंसर्स आफ्टर अप्लाइंग द प्रिंसिपल टू द फैक्ट्स इन द क्वेश्चंस। निर्देश किया जा रहा है कि एक सिद्धांत के साथ कुछ तथ्य दिया गया है, सिद्धांत को तथ्यों पर लागू कर उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो देखिए एक प्रिंसिपल दिया जाएगा, उसके बेसिस पर 4 फैक्ट दिया जाएगा, 4 स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल को 4 स्टेटमेंट में लागू करके देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है, ओके। तो प्रिंसिपल क्या है, वन कैन क्रिटिसाइज रिलीजन प्रोवाइडेड द क्रिटिसिज्म इज फेयर। तो देखिए कि इसमें बोला धर्म की आलोचना की जा सकती है, लेकिन जो आलोचना होगी वो आपका फेयर होगा, यानी कि न्याय संगत होगा, ओके। और फैक्ट क्या दिया जा रहा है, ये सेज दैट फाउंडर ऑफ रिलीजियन एक्स वाज ए फूल एंड इम्पोस्टर। तो तथ्य आपको ये दिया जा रहा है कि ए के अनुसार एक्स धर्म का संस्थापक मूर्ख और ढोंगी है, ओके। अब देखिए ए में क्या बोल रहा है, ए इज जस्टिफाइड इन सेइंग सो बिकॉज इट इज ए फेयर क्रिटिसिज्म। तो एक्चुअली फैक्ट में क्या बोला, ये बोल रहा है कि एक्स रिलीजियन के जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो मूर्ख है और ढोंगी है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या बोल रहा है, ये इस तरह से क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो बोल रहा है वो उचित है, क्योंकि वो न्याय संगत आलोचना हो रहा है। सेकेंड, ए इज जस्टिफाइड इन सेइंग टू बिकॉज इट इज हिज ऑनेस्ट बिलीफ। ये ऐसा कह रहा है, ए का ऐसा कहना उचित है क्योंकि ये उसकी ईमानदार धारणा है या सोचना है। ऑप्शन नंबर सी, ए इज नॉट जस्टिफाइड इन सेइंग सो बिकॉज ही हर्ट्स द फीलिंग्स ऑफ पीपल फॉलोइंग रिलीजन एक्स। ए का ये कहना उचित नहीं है क्योंकि इससे एक धर्म का अनुयायी की भावना की ठेस पहुंचती है। तो देखो ये अगर इस तरह से बोलेगा कि इस धर्म के संस्थापक ढोंगी है, मूर्ख है, तो वो बोलना क्या सही होगा, ए का ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि उस धर्म के जो भी अनुयायी है, जो भी फॉलोअर्स है, उस सबको ठेस पहुंचेगी, बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस, सिचुएशनल जजमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको बहुत अच्छा से क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश में देखिए, जो इंग्लिश पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है हिंदी में और एक बार देख लीजिए, तभी जाके आप प्रॉपर आंसर कीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ए बॉक्स कंटेन्स 12 रेड बॉल, 8 ब्लू बॉल एंड 10 ग्रीन बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल। तो इसमें बोल रहा है एक बॉक्स में 12 लाल, 8 नीली और 10 हरे गेंद है, एक हरी गेंद खींचने की संभावना क्या होगी। ओके, तो इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल,
इसमें होगा नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल के कितने नंबर है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो ग्रीन बॉल्स की कितना संख्या है 10, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 12 + 8 + 10 30। तो ये आपका हो जाएगा 10/30। तो फाइनली आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक हरी गेंद खींचने की संभावना क्या होगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 650 व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 5 and 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हम अपने कोर्स में भी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, क्योंकि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। 300 और 650 के बीच में कितना अंक होते हैं या कितना ऐसा संख्या होता है जो 5 और 7 दोनों से भाग हो सकता है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि इन दोनों संख्या से या इन तीनों संख्या से कंप्लीटली भाग हो सकता है, ऐसा कितना संख्या है 300 और 650 के बीच में। तो जितना संख्या आपका दिया रहेगा उसका एलसीएम कर लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो इसका कुछ होगा नहीं, तो 5 × 7 ये आपका 35 होगा। ठीक है, तो देखो 35 एक ऐसा आप एलसीएम जो आ गया, तो ये 5 से भी जाता है डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है। तो हमें क्या देखना है 300 और 650 के बीच में कितना संख्या हो रहा है। तो देखो अगर हम लोग 35 को 9 से डिवाइड करते तो ये आपका कितना आ जाएगा 45 से 5 4 30 31 315 आएगा। ठीक है, फिर देखो आपके आएगा 350, ठीक है, फिर 385। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर 35 का गैप करके अगर आप लोग चलते हैं ना, तो 35 × 18 तक भी अगर आप करते हैं तो 35 × 18 आपका कितना आ जाएगा 40 4 3 24 25 27 28 35। तो ये आपका 0 3 1 5 630 आपका तक हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 और अगर जोड़ेंगे तो आपका 665 आ जाएगा। तो 600 आपका 50 के बीच में बोला है। तो देखिए जो 315 से अगर आप लोग करते हैं तो 35 × 9 से अगर आप मल्टीपल करते तो 315 आएगा, और 35 × 18 करते तो 630 आएगा। तो ये सब आपके 300 और 650 के बीच का संख्या हो रहा है। तो देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल देखो इसमें 8 संख्या ऐसे हो रहा है, जैसे 315 350 385 उसके साथ और 35 जोड़ को, तो टोटल कितना संख्या हो रहा है, टोटल 10 संख्या ऐसा हो रहा है 300 से 650 के बीच में, जो 5 और 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। ओके, क्योंकि इस तरह से भी आप लोग करके जा सकते हैं। फिर 385 + 35 कर दिए 0 तो 1 4 2, फिर ये आपका 420 आ जाएगा, फिर 400 आपके 55 आ जाएगा, फिर आपके 60 490 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो टोटल इस तरह से आपका टोटल 10 संख्या आएगा जो 300 650 के बीच में होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट। चिन्हों के विकल्प जिसके प्रयोग से समीकरण का उत्तर सही होगा। तो देखिए इसमें एक समीकरण दिया है, इक्वेशन दिया है, तो इसका आंसर 3 लाने के लिए तो इन साइन में से कुछ साइन को इंटरचेंज करना पड़ेगा, आपस में इंटरचेंज मतलब आपस में हो जाता है। प्लस अगर ये देखो माइनस और प्लस बोला, मतलब जहाँ पे ये प्लस है उधर माइनस लिख देना पड़ेगा, और माइनस है इधर आपको प्लस लिख देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन टेस्ट करके आप लोग इसका इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जिस भी ऑप्शन से आपका आंसर 3 आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ए कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स एट द सेम स्पीड। तो देखिए इसमें बोल रहा है एक कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर यात्रा करती है, उसी गति से 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए इधर डिस्टेंस दिया है, टाइमिंग दिया है, तो स्पीड आपको निकालना पड़ेगा। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस अपन टाइम, तो 120 किलोमीटर अपन 3 आवर, तो ये आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए 5 घंटे में टोटल कितना दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आप जानते हैं ये आपका हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और टाइमिंग आपका 5 घंटा है, तो टोटल
5 घंटा आवर, तो आवर कट जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस 200 किलोमीटर दूरी तय करेगी इसी स्पीड में। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 39 नंबर देखिए, ए स्टूडेंट स्कोर्स 85% इन द फर्स्ट एग्जाम एंड 75% इन द सेकेंड एग्जाम, व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर। तो इसमें बोला एक छात्र पहले परीक्षा में 85% और दूसरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है, तो उसकी औसत अंक प्राप्ति क्या होगी। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम में 85%, सेकेंड एग्जाम में 75%, तो एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 90, 160 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 80। तो 80% ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जितना भी आपका नंबर दिया रहेगा वो सब कुछ जोड़ कर जितना नंबर है, अगर ऐसे 85 और 75 दो नंबर, तो इसीलिए 2 से डिवाइड किया। अगर 3 नंबर आता 85, 75, 60, तो ऐसे हम लोग इसका साथ 60 भी कर देते, तो टोटल कितना संख्या है, 3 संख्या, 3 से डिवाइड कर देते, तब आपका एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन, ए मिक्सर कंटेन्स 40% अल्कोहल एंड 60% वाटर, हाउ मच अल्कोहल इज इन 200 मिलीलीटर ऑफ मिक्सर। एक मिश्रण में 40% शराब और 60% पानी है, मिश्रण के 200 मिली में कितना शराब होगी। तो देखिए, आपके टोटल मिक्सर कितना है, मिक्सर आपका है 200 ml, ठीक है। उसका अगर 40% अल्कोहल बोल ही दिया है, तो 200 इंटू 40%, मतलब 40 डिवाइड बाई 100, तो इसको काटने पर आपका क्या आ जाएगा 80। तो 80 ml आपका क्या आ जाएगा, 80 ml आपका हो जाएगा शराब। तो 200 ml मिक्सर में 80 ml इसमें शराब हो जाएगा, और 120 ml आपका क्या निकाल के आ जाएगा, 120 ml आपका पानी उसमें रहेगा, क्योंकि 200 ml का आपका मिक्सर है पानी और शराब के। ओके, तो 80 ml आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें शराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 से 50 तक टोटल 10 क्वेश्चन आपका सिचुएशनल जजमेंट से क्वेश्चन है, और आप देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सिचुएशनल जजमेंट आपके अनुसार नहीं करना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे हमें तो हमारा जो सोचना है ना वो अलग है, लेकिन जो एग्जामिनर के सोचना है उस वही आपका राइट आंसर इसमें होगा। ओके, you are given a task to complete within 2 hours but you are behind schedule, what do you do। आपको 2 घंटा में एक कार्य पूरा करना है, लेकिन आप समय सीमा से पीछे हैं, आप क्या करेंगे। तो आपको किसी काम दिया गया है 2 घंटा में कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आप समय सीमा से पीछे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। कंटिन्यू एट द सेम पेस एंड कंप्लीट इट, उसी गति में आप काम जारी रखें और इसे पूरा करें। डेलीगेट द टास्क टू समवन एल्स, कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दें। इन्फॉर्म द सुपरवाइजर अबाउट द डिले, पर्यवेक्षक को देरी के बारे में सूचित करें। टेक ए ब्रेक एंड देन कंप्लीट इट, ब्रेक ले और फिर इसे पूरा करें। तो देखो, जब किसी काम आपको दिया जाता है लिमिटेड टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस सिचुएशन में ना आपको काम करते रहना है, ना आपको ब्रेक लेके काम करना है, ना किसी और पे सौंपना है। आपको क्या करना है, आपका जो सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक है, उसे जाके बोलना है कि डिले हो गया है, ये जो काम था ये टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करना होगा वो आपको सुपरवाइजर बताएगा। ओके, तो देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो क्या करेंगे, मैं किसी और से काम करवा लूँ, या उसी स्पीड में हम काम करते रहे, जब कंप्लीट होगा तब जाके बताएंगे। ऐसा नहीं, जब जितने टाइम के अंदर करने के लिए बोला उसी में आपको कंप्लीट कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो सुपरवाइजर को जाके बोलो किसी ऑल्टरनेट आपको उसमें प्रोसीजर आपको बता देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। यू डिसएग्री विथ ए कॉलीग्स अप्रोच इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, व्हाट डू यू डू। आप अपने सहकर्मी के दृष्टिकोण से असहमत हैं, आप क्या करेंगे। कोई भी एक प्रॉब्लम आपको दिया गया है, आप टीम के साथ आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपका कॉलीग जिस एंगल से वो सोच रहा है, जिस दृष्टिकोण से वो सोच रहा है, वो उस पर आप असहमत हैं, आप एग्री नहीं कर रहे, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इग्नोर देयर अप्रोच एंड प्रोसीड विथ योर मेथड,
उनके दृष्टिकोण को नज़रअंदाज करें और अपनी विधि से आगे बढ़े। डिस्कस योर पर्सपेक्टिव एंड रीच ए कॉन्सेंसस, अपनी दृष्टिकोण पर चर्चा और समझौता करें। क्रिटिसाइज देम मेथड पब्लिकली, उनके दृष्टिकोण की सार्वजनिक रूप से आलोचना करें। इग्नोर द डिसएग्रीमेंट एंड फॉलो देयर अप्रोच, असहमति को नज़रअंदाज करें और उनका दृष्टिकोण अपनाएं। तो देखो, जब कोई भी काम टीम में करने के लिए बोला जाता है तो सबका डिसीजन लेना जरूरी होता है। अगर किसी का अप्रोच आपको सही नहीं लग रहा, उसका दृष्टिकोण से जो भी वो सोच रहा है वो आपको सही नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना होगा? डिस्कस विथ योर पर्सपेक्टिव एंड रीच ए कंसेंसस, अपनी दृष्टिकोण का चर्चा करें और समझौता करें। तो उसके साथ अपना भी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप डिस्कस करें और फिर जाके आप समझौता कर लें, क्योंकि उसमें मनमानी करके आप नहीं काम कर सकते। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम अपने हिसाब से बोले, अगर हम करते हैं ना, या आप भी रहते हैं, तो आप क्या कर देंगे कि वो जो भी कर रहा है छोड़ो, मैं अपना काम करेंगे। लेकिन टीम वर्क जब भी होगा इस तरह से आपका नहीं चलेगा। ओके, तो जो भी आपके मनमानी है सब आप लोग अलग रखो, लेकिन जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो डिस्कस करो और जाके समझौता कर लो। क्वेश्चन नंबर 43, यू आर ओवरलोडेड विथ टास्क एंड अनएबल टू फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? तो देखिए, आप पर कामों के प्रेशर ज़्यादा दिया गया है, बहुत ज़्यादा आपको काम दिया गया है और आप टाइम के अंदर सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सब आपके टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप कंप्लीट कर पाएंगे। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? तो आप इस पे सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस, कार्य को उसका इम्पोर्टेंस के हिसाब से महत्व के आधार पर प्राथमिकता दे, या सीख हेल्प फ्रॉम ए कॉलीग, सहकर्मी से मदद प्राप्त करें, कॉलीग से हेल्प ले ले। डेलीगेट द टास्क टू अदर, कार्य को दूसरे पे सौंप देना चाहिए। इन्फॉर्म द मैनेजर अबाउट द सिचुएशन, स्थिति के बारे में प्रबंधक को सूची करें या मैनेजर को बताएं। तो देखिए, आपको इसमें 2 घंटे के अंदर ही काम करने के लिए नहीं बोला गया, आपको काम के प्रेशर दिया गया है, लेकिन आप टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? आपका पहला स्टेप रहेगा जो भी काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अर्जेंट है, उसको पहले करें और धीरे धीरे बाकी काम को कंप्लीट करें। ओके, इधर पहला क्वेश्चन के साथ अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो वो आप लोगों का अलग हो जाएगा। इसमें आपको 2 घंटे का अंदर कंप्लीट करना ही होगा और अब टाइम पार कर लिए है, तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तब मैनेजर या जो भी आपके सुपरवाइजर रहेगा उसको इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन इसमें आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? आपके ऊपर ओवरलोड दिया गया है, इसमें आपका ओवरलोड दिया गया है और आपको टाइम के अंदर कंप्लीट आप नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप तब क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करें, बाकी काम को धीरे धीरे कंप्लीट करते करते उसको खत्म कर दें। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, सोचना पड़ेगा बहुत अच्छा से, क्वेश्चंस बहुत ईजी है, सिर्फ जो एग्जाम ले रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। कि टीम मेंबर्स इज कंसिस्टेंटली नॉट परफॉर्मिंग वेल, व्हाट वुड यू डू? एक टीम सदस्य लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? इग्नोर द इशू, मुद्दे को नजरअंदाज करें। प्रोवाइड कंसेक्यूटिव फीडबैक एंड ऑफर हेल्प, रचनात्मक प्रतिक्रिया दे और मदद प्रदान करें। रिपोर्ट देम टू योर सुपरवाइजर इमीडिएटली, तुरंत अपने पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करें। टेक ओवर देयर टास्क, उनके कार्य को अपने ऊपर ले लें। तो देखो, अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो टीम में अगर कोई भी आदमी कंटिन्यूसली अच्छे काम नहीं कर पा रहा है, वो देख रहा है कि वो बार बार फेल हो रहा है, कोई उसमें उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? प्रोवाइड कंसेक्यूटिव फीडबैक एंड ऑफर हेल्प, रचनात्मक प्रतिक्रिया दे और मदद प्रदान करें उसका कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको उसके बारे में समझाओ, और नहीं हो रहा है तो बोलो कि क्या प्रॉब्लम है और क्या हेल्प चाहिए, तब जाके बोलो। ओके, ये तो आपके ऑप्शन नंबर बी तब राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यू आर असाइन्ड टू ए प्रोजेक्ट दैट इज आउटसाइड योर
expertise. What do you do? आपको एक प्रोजेक्ट सौंपा गया है जो आपको उस क्षेत्रों में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? देखिए, जब आप कंपनी में काम करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ आपका जो भी काम है उसी पे आपको एक्सपर्ट होने से नहीं चलेगा। कभी देखिए, आप तो फिटर है, आप काम कर रहे हैं, या आप जिस भी पोस्ट में काम कर रहे हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला जाए, आप क्या करेंगे? तब कोई दूसरा काम अगर आपको दिया जाए, रिफ्यूज टू टेक द प्रोजेक्ट लेने से मना कर दें, ऐसा तो कंपनी में चलेगा ही नहीं। लर्न एज मच एज पॉसिबल एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जितना संभव हो सीखे, जल्दी जल्दी सीख लो और प्रोजेक्ट को पूरा करो। डेलीगेट द एंटायर प्रोजेक्ट टू समवन एल्स, पूरा प्रोजेक्ट किसी और को सौंप दो। ये जो ऑप्शन है ना कि सौंप दो किसी को दे दो, भार दे दो, ये कभी नहीं करना है। आस्क योर सुपरवाइजर टू असाइन समवन एल्स, तो अपने पर्यवेक्षक के से प्रोजेक्ट किसी और को सौंपने के लिए बोल दो। सौंपना क्या बात कोई आएगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, देखो, हम अगर फिटर होकर कहीं काम कर रहे हैं, आप अगर सुपरवाइजर होकर कोई काम कर रहे हैं, आपका काम अलग है, लेकिन आपको अगर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जाए तो एक अलग काम दिया गया, तो अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? जितना जल्दी हो सके उस काम को जल्दी जल्दी सीख लो और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। ठीक है, नहीं आता मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना, यूट्यूब देख के सीख लो, कहीं और से किसी से हेल्प लेके सीख लो, उसके बाद अपना काम कर लो। किसी और को सौंपने का बारे में कभी सोचना मत। ऐसा अगर कोई भी ऑप्शन देगा तो उसको कभी मत करना। ठीक है, आपको जो जिम्मेदारी दिया जाएगा आप ही को करना पड़ेगा। A co-worker asks you for help with a task, but you are also busy with your work. What do you do? एक सहकर्मी आपसे मदद मांगता है लेकिन आप भी अपने काम में व्यस्त है, आप क्या करेंगे? आप काम कर रहे हैं, किसी आपके कॉलीग ने आपको बोला है कि इसमें हेल्प कर दो, मेरा काम में हेल्प कर दो, तो आप क्या करेंगे? इग्नोर देयर रिक्वेस्ट, उनके अनुरोध को नज़रअंदाज करें। देखिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है उनका, इसीलिए सबको हेल्प करना होता है। ठीक है, वो अपने तरफ से भी देखो सोच के ना पड़ेगा। हेल्प देम ओनली आफ्टर फिनिशिंग वर्क, उन्हें अपना काम खत्म करने के बाद ही मदद करो। देखो, अपना काम हो जब उसके बाद उसे हेल्प करे तो उसका भी तो काम शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसका क्या फायदा होगा? ऑफर टू हेल्प देम आफ्टर यू फिनिश ए स्मॉल टास्क, आप थोड़ा सा काम खत्म करने के बाद मदद करने की प्रस्ताव दे। या हेल्प देम इमीडिएटली इफ द टास्क इज सिंपल, यदि कार्य सरल हो तो तुरंत मदद करें। तो देखो, कभी कभी एग्जाम हॉल में भी देखना, जब आप परीक्षा देते हैं ना, तो आप जब लिखते हैं तो पीछे से कोई आपके दोस्त बोलता है इसको थोड़ा सा बता दो इसका अब इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो उस सिचुएशन में आपको भी क्या करना है? आपको थोड़ा सा अपना काम को कर लेना है, जो आप लिख रहा है, याद करके लिख रहा है, उसको लिख लेना है, थोड़ा सा लिख लेना है, और उसके बाद जो भी आपके दोस्त है उसको मदद करो। तो इसी में भी आपका वैसे ही होगा। ऑफर टू हेल्प देम आफ्टर यू फिनिश ए स्मॉल टास्क, आपके छोटा सा काम कंप्लीट करने का बाद उसके बाद आप उसको हेल्प करो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इमीडिएटली नहीं करना, आप जो लिख रहा है, जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के तुरंत उसको हेल्प करो, ऐसा नहीं। जो काम पे आप हो थोड़ा सा उसको कंप्लीट करो, कुछ जगह में हाँ इतना तक कर लिए, उसके बाद जब उसे हेल्प करो। 47 नंबर क्वेश्चन, यू नीड टू वर्क on a tight deadline but the internet connection is down, what do you do? आपको कड़ी समय सीमा पर काम करना है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन डाउन है, आप क्या करेंगे? आपको एकदम डेडलाइन दिया गया है कि आज शाम 6 बजे के अंदर आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन आपका डाउन है, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? वेट अंटिल द इंटरनेट इज रिस्टोर्ड, इंटरनेट बहाल होने तक इंतजार करें, इंटरनेट आने तक इंतजार करें। यूज योर मोबाइल डाटा टू कंप्लीट द टास्क, कार्य पूरा करने के लिए मोबाइल डाटा का उपयोग करें। रिपोर्ट द इशू एंड वेट फॉर हेल्प, समस्या की रिपोर्ट करें और मदद की इंतजार करें। या फाइंड एन ऑल्टरनेट मेथड टू फिनिश द वर्क, काम को पूरा करने के लिए किसी वैकल्पिक तरीका ढूंढे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। काम को पूरा करने के लिए आपको किसी और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर देखिए, आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो अगर आपका इंटरनेट स्लो हो गया है, घर पे कोई काम कर रहे हैं वो अगर इंटरनेट आपका स्लो हो गया है, या सोचिए आप ऑनलाइन असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, इंटरनेट आपका स्लो हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तब तक वेट करेंगे
या किसे आप रिपोर्ट करेंगे, जियो हेल्पलाइन नंबर में कॉल करेंगे कि ऐसा काम नहीं हो रहा है, जियो का नेट स्लो है, रिपोर्ट करेंगे, इशू सॉल्व होने तक वेट करेंगे? नहीं, आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना तो किसी ऑल्टरनेट मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। अब बाहर चले जाइए किसी दोस्त के घर पे या साइबर कैफे में जाके आप सबमिट करिए। तो ऑल्टरनेट मेथड आपको ढूंढना पड़ेगा काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि डेडलाइन आपको दिया गया है। नॉर्मली आप फॉर्म फिलअप के बारे में भी सोच लीजिए, आपके फॉर्म फिलअप घर पे अगर नेट स्लो है तो जियो को हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, कब आएगा नहीं आएगा, उससे अच्छा कि बाहर जाके या किसी दोस्त के घर पे जाके, जहाँ जिसके घर पे वाईफाई है उधर जाके आप काम को कंप्लीट कर लो। तो ऑल्टरनेट मेथड आपको ढूंढना पड़ेगा काम को टाइम के अंदर कंप्लीट करने के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन, यू आर पार्ट ऑफ ए टीम बट यू फील योर ओपिनियन इज नॉट बीइंग हर्ड या हर्ड, व्हाट डू यू डू? देखिए, आप एक टीम का हिस्सा है लेकिन आप महसूस करते कि आपके राय नहीं सुना जा रही है, आप क्या करेंगे? तो आप टीम में हैं, तो टीम में सभी टीम मेंबर्स का बात सुना जाएगा लेकिन आपका बात सुना नहीं जा रहा, आपको अवॉइड किया जा रहा है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? कीप क्वाइट एंड एक्सेप्ट द डिसीजन, चुप रहे और निर्णय स्वीकार करें। स्पीक अप एंड प्रेजेंट योर व्यू पॉइंट पोलाइटली, श्रेष्ठता से अपनी राय प्रस्तुत करें। लीव द टीम छोड़ दे या क्रिटिसाइज द टीम ओपनली, टीम को खुले तौर पर आलोचना करें। तो देखो, टीम में जब टीम बनाया गया है तो सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी का राय रखना चाहिए। अगर आपका नहीं सुना जा रहा है तो सभी को समझाओ और श्रेष्ठता से अपनी राय प्रस्तुत करो, बहुत अच्छा से सबको समझाने का कोशिश करो कि ऐसा ऐसा हम भी सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, योर कॉलीग कंसिस्टेंटली इंटरप्ट्स ड्यूरिंग मीटिंग, व्हाट डू यू डू? आपका सहकर्मी लगातार बैठकों के दौरान इंटरप्ट करता है, आप क्या करेंगे? तो कि अब मीटिंग चल रहा है तो उसमें अगर आपका कॉलीग आपको कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दे। पोलाइटली आस्क देम टू लेट यू फिनिश स्पीकिंग, शिष्टता से उन्हें कहे कि वो अपना बोलना पूरा करें। इग्नोर देयर इंटरप्ट्स, उसका इंटरप्शन को नज़रअंदाज करें या अवॉइड करें। इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर अबाउट द इशू, या अपने सुपरवाइजर को बता दें कि हमें डिस्टर्ब करें। तो ये बच्चों जैसा काम हो जाएगा। अगर कोई मीटिंग चल रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और आपके दो कॉलीग डिस्टर्ब कर रहा है, बातें किए जा रहा है, तो उसको बोलो कि जल्दी बात खत्म करे और हमें मीटिंग का जो भी आलोचना हो रहा है उस पर हमको ध्यान देना दो। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलाइटली आपको बोलना पड़ेगा, शिष्टता से आपको बोलना पड़ेगा। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन 2 टास्क बट यू नो यू कैन ओनली फिनिश 1, व्हाट डू यू डू? तो देखो, आपको 2 कार्य दिया गया है लेकिन आप जानते हैं कि आप केवल एक ही समाप्त कर सकते हैं, आप क्या करें? फिनिश द इजियर टास्क, आसान कार्यों को पहले पूरा करें। प्रायोरिटाइज द मोर इंपॉर्टेंट टास्क, अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दे। डू बोथ द टास्क साइमल्टेनियसली, दोनों काम को एक ही साथ कोशिश किया जाए। आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑन द डेडलाइन, समय सीमा पर विस्तार किया जाए, जो भी लास्ट डेट दिया है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो देखो, एक आपको 2 काम दिया गया है, डेडलाइन अगर दिया है आज शाम 6 बजे तक, और एक काम आप जानते हैं आप कर पाएंगे, दूसरा काम आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं आता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटाइज द मोर इंपॉर्टेंट टास्क, जो आप नहीं जानते, जो आपको नहीं आता उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा और उसको जल्दी जल्दी सीख के किसी तरह उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर जाकर सिंपल वाला टास्क तो आपको आराम से आ जाएगा, आपको कंप्लीट कर लेना है। ना आपको समय सीमा बढ़ाने के लिए बोलना है, ना दोनों काम को एक साथ करना है। जो काम कर रहा है उसको एक एक करके करिए और हमेशा कठिन चीज़ को पहले कर लीजिए, सरल चीज़ तो आपको आता है, आप कर सकें। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पेपर का जो तो टोटल 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो पेपर 1 में जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, तो आप समझ गए कि सिचुएशनल जजमेंट रिलेटेड कितने सारा क्वेश्चन इसमें होता है। इसमें टोटल आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया सिचुएशनल जजमेंट रिलेटेड? टोटल आपको 10 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसीलिए देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के जितने भी पोस्ट है, तो उसमें अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहा है या ऑलरेडी कर दिया है, पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया ऐप का, उधर जाके आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा।
उसके साथ साथ रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में कंप्लीट गाइडेंस आपको दिया जाएगा। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं अभी इस कोर्स के साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो जाए। पीडीएफ मिलने से सबको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो जितना हो सके मैं अपने तरफ से डिस्कशन करने का कोशिश किया हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो कोई आप सभी के लिए प्रोवाइड नहीं करता है। और आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल में ना कोई फेक वीडियोस बनाता हूँ, ना अप्रेंटिसशिप का कोई भी अपडेट देता हूँ। सिर्फ जब भी ऑथेंटिक अपडेट आता है मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो इसीलिए देखिएगा सब्सक्राइब भी बहुत कम है और बहुत कम धीरे धीरे बढ़ता है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सपोर्ट करते रहे, ऑथेंटिक हम कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।